Hi guys, welcome to this session, and this is a level 2 session. So let's go ahead and let us start discussing the headlines and the paragraphs of the articles on the editorial page and the business page. इस सेशन का एक ही एम है कि आपने जो वर्ड्स लेवल 1 में जो सीखा है द वर्ड्स वो सारे आप देखिए कि किस तरीके से डिफ़िकल्ट पैराग्राफ्स में अरेंज होते हैं और कैसे उनका यूज़ होता है. सो लेट मी गो अहेड एंड लेट मी read this article to you now. Perhaps this lady had written the same article and it had been published once before also. The name is Yamini Iyer. The writer's name is Yamini Iyer, and look at what it is written here: ear to the ground, ear to the ground. Now this is an idiom, ear to the ground. Ear to the ground का मतलब कि आप किसी भी चीज़ के बारे में काफ़ी जानकारी इकट्ठा करके रखे हैं और काफ़ी आप उसके बारे में सतर्क हैं. कुछ भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है तो आपको पता चल रहा है. अब देखो, ईयर टू द ग्राउंड क्यों लिखा. मान लो आप ज़मीन पे इस जगह पे कान लगा के सुन रहे हो तो इस जगह का भी आपका कुछ हलचल आपको पता चल सकता है. तो पुराने ज़माने में लोग ऐसा करते होंगे, फौज के आने की सूचना ये ईयर टू द ग्राउंड लगा के देते होंगे या कुछ इस तरह की चीज़. तो ईयर टू द ग्राउंड एक ईडियम है, आप इसको याद रखेंगे और इसका मतलब क्या होता है? टू गैदर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग एंड टू बी अलर्ट अबाउट समथिंग. ओके. Now this is an article about GST. GST को लेकर अभी स्टेट्स और सेंटर के बीच में जो डिस्प्यूट हो रहा है उसी के लिए ये आर्टिकल है. ओके. सो क्या लिखा है? द ग्रैंड बार्गेन टू ग्रेट बिट्रेयल. जब जीएसटी आया था तो स्टेट्स ने बोला था कि हमारा रेवेन्यू कहाँ जाएगा. तो सेंटर ने उनके साथ बार्गेन किया था और उनको बताया था कि कुछ सालों तक इतना परसेंट रेवेन्यू, जितना ही परसेंट, वो हम आपको देते रहेंगे हर महीने या हर साल. ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या हो गया है कि वो जो ग्रैंड बार्गेन था वहाँ से हम कहाँ आ गए हैं? ग्रेट बिट्रेयल. बिट्रे का मतलब आपको पता है, किसी को धोखा देना. तो वो ग्रैंड बार्गेन से जीएसटी अभी कहाँ पहुँच गया है? ग्रेट बिट्रेयल तक. इस बार जीएसटी का कलेक्शन नहीं हुआ और जो सेंटर है ये क्या कह रही है स्टेट्स को कि अब हम जीएसटी दे नहीं सकते. तो ये ग्रेट बिट्रेयल हो गया. पहले ग्रैंड बार्गेन से शुरू किया था उन्होंने और ग्रेट बिट्रेयल हो गया. लुक एट दिस. शायद ये पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि ये आर्टिकल पहले भी एक बार पब्लिश हो चुका है. विद द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डिस्प्यूट, गुड्स और सर्विसेज टैक्स के डिस्प्यूट के साथ इंडिया का जो फिस्कल फेडरलिज्म है वो क्या है? उसका फ्यूचर वो दाव पर लगा हुआ है. फ्यूचर फेडरलिज्म इज एट स्टेक. और मैंने आपको उस दिन डिस्कस भी किया था कि फेडरलिज्म कौन सा गवर्नमेंट का फॉर्म है जिसमें एक सेंटर में गवर्नमेंट होता है और स्टेट्स में अलग अलग गवर्नमेंट्स होते हैं. तो इसी को हम लोग फेडरलिज्म बोलते हैं. ठीक है ना. तो इंडिया का फिस्कल फेडरलिज्म, सेंटर कलेक्ट कर रहा है जीएसटी, देखो, और स्टेट्स में बट रहे हैं. स्टेट्स का अपना आज़ादी फिस्कल मामले में, पैसे के वित्त के मामले में स्टेट्स की अपनी आज़ादी. ठीक है ना. फेडरलिज्म तो वो अभी क्या चीज़ है? दाव पे है. मैंने बिल्कुल यही वर्ड पढ़ाया था एंड आई बिलीव कि शायद ये आर्टिकल पहले भी पब्लिश हुआ होगा और फिर एक बार पब्लिश हो गया. जरा देखते हैं इसके फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है. फ्रॉम द प्रॉमिस ऑफ ए ग्रैंड बार्गेन टू अ बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट, इंडियाज बम्पी मतलब जो राइड स्मूथ नहीं हुआ, जो राइड बिना किसी रुकावट के, बिना किसी डिस्प्यूट के, बिना किसी हर्डल के नहीं हुआ, तो उसको हम लोग बोलते हैं बम्पी राइड. आप सोचो, अगर आपके रास्ते में बार बार स्पीड ब्रेकर्स आता रहे तो वो कैसा राइड होगा आपका? बम्पी राइड. उसी तरह जीएसटी जब से ही आया तब से कुछ ना कुछ हमेशा इसका लगा ही रहा. तो इसको क्या लिखा गया है कि from the promise of a grand bargain to the betrayal of trust, India's bumpy three-year long journey toward an integrated goods and services tax has hit a serious roadblock. कहता है कि ग्रेट बार्गेन से बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट का जो इंडिया का जो ये बम्पी 3 ईयर लॉन्ग जर्नी रहा है, मतलब जो आसान राह नहीं रही है, किस चीज़ की ओर? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की ओर.
वो अभी एक सीरियस रोड ब्लॉक को हिट कर दिया है, मतलब एकदम स्टैंड ऑफ हो गया है, ठप ही पड़ गया है, गहरी उसमें पड़ गया है। ठीक है। द करंट फ्रकास, देख लो, द करंट फ्रकास, लुक एट दिस वर्ड, द करंट फ्रकास ओवर द प्रॉमिस्ड कॉम्पेंसेशन एट अ गारंटीड रेट ऑफ रेवेन्यू ऑफ 14%। तो कह रहा है कि अभी ये जो करंट फ्रकास चल रहा है किस बात के ऊपर, कि प्रॉमिस किया गया था कॉम्पेंसेशन गारंटीड रेट ऑफ रेवेन्यू 14%, मतलब जितना भी रेवेन्यू आएगा उसका 14% स्टेट्स को दिया गया था। ये प्रॉमिस किया गया था किसके द्वारा, बाय द सेंटर टू द स्टेट्स फॉर लॉसेज एसोसिएटेड विद जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन। अब आपको तो पता है कि जीएसटी आने के बाद एक ही टैक्स कलेक्ट होता है, उसी में स्टेट का भी और उसी में सेंटर का भी। तो स्टेट ने क्या कहा सेंटर से कि हमारा तो लॉस होगा, तो सेंटर ने बोला डोंट वरी, गारंटीड रेट ऑफ रेवेन्यू ऑफ 14% तुम लोग को दिया जाएगा। ठीक है ना। तो अभी देखो उसी को क्या लिख रहा है कि ये जो अभी का जो फ्रकास है इसी मुद्दे के ऊपर, फ्रकास है मतलब ये जो डिस्प्यूट है, ये क्या है, जो कंट्रोवर्सी है। ठीक है ना, कंट्रोवर्सी तो नहीं, तो आप फ्रकास का मतलब समझे, मैं सिर्फ आपको यही दिखाने के लिए, मतलब ये जो इतना हंगामा है, फ्रकास का मतलब आप हंगामा समझ लो। ठीक है ना। और इस वर्ड का मीनिंग लिखो और कमेंट बॉक्स में पेस्ट करो। आप यही करते हो ना, तो उसको करो जल्दी से। चलो ये तो आपने देख लिया। अब मैं आपको दूसरा न्यूज़ दिखाता हूँ, क्या लिखा है। टू टेक ऑन चाइना बूस्ट लोकल डिफेंस कैपेबिलिटीज। टू टेक ऑन चाइना, ये देखो ये जो फ्रेजल वर्ब है आप ये देखो, टेक ऑन, टेक ऑन का मतलब ही होता है किसी से मुकाबला करना। तो इन चाइना को टेक ऑन करने के लिए इंडिया का जो लोकल डिफेंस क्षमताएं हैं, लोकल डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको क्या करना होगा, बूस्ट करना होगा। नाउ आई विल गो अहेड एंड आई विल रीड दिस फर्स्ट पैराग्राफ फॉर यू। क्या लिखा है राइटर ने, इंडिया एंड चाइना आर करेंटली एंगेज्ड इन अ लो इंटेंसिटी ओपेक वॉर। अभी देखो इंटेंसिटी तो वार का लो है, थोड़ा सा धक्का मुक्की हो रहा है, बातचीत हो रहा है, एक बार कुछ लोगों, हमारे कुछ जवान शहीद भी हो गए और उनके भी कुछ जवान मारे गए। तो और ओपेक वार है, सबके सामने ये वार दिख भी नहीं रहा है, इसको क्या लिखा गया, लो इंटेंसिटी ओपेक वार, LIOW। तो इंडिया एंड चाइना आर करेंटली एंगेज्ड इन अ लो इंटेंसिटी ओपेक वार एंड renewed tension has been reported in recent days along the already troubled line of actual control। कह रहा है कि फिर से रिन्यूड टेंशन जो है वो रिपोर्ट किया गया है हाल के दिनों में, किसके अलोंग, अलोंग द ऑलरेडी ट्रबल्ड, जो पहले से ही ट्रबल्ड था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। These developments have taken place at the southern bank of the Pangong Tso, and New Delhi had charged Beijing with an attempting a second provocative action on August 13। कहता है कि ये जो अभी हाल के दिन में डेवलपमेंट्स हुए हैं, ठीक है ना, जो नई गतिविधियां हुई हैं, हैव टेकन प्लेस एट द सदर्न बैंक ऑफ पैंगोंग सो। पैंगोंग सो जो लेक है इसके सदर्न बैंक पे, ये देखो जी में क्वेश्चन भी आ सकता है, पैंगोंग सो लेक, इसके सदर्न बैंक पे लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुए हैं, दिस डेवलपमेंट्स हुए हैं। और न्यू दिल्ली ने बीजिंग पे क्या आरोप लगाया है कि ये अटेम्प्ट कर रहा था एक दूसरा बार एक प्रोवोकेटिव, उकसाने वाला एक्शन 31 अगस्त को, इवन एज टॉक्स वर बीइंग हेल्ड एट द लोकल मिलिट्री कमांडर, जबकि बातचीत चल ही रहे थे, टॉक्स वर बीइंग हेल्ड एट द लोकल मिलिट्री कमांडर्स लेवल। ऑलराइट, अभी इसके नीचे देखो एक सेंटेंस और पढ़ूंगा, प्रीएम्प्टिव एक्शन, प्रीएम्प्टिव एक्शन, चाइनीज फौज इस इलाके पे आ जाए उससे पहले ही, उससे प्री ही हम उसको एम्प्टी करने के लिए यहाँ पे पहुँच गए, तो उसको क्या बोला, प्रीएम्प्टिव एक्शन बाय इंडियन ट्रूप्स हैज एविडेंटली फॉइल्ड एनी फर्दर चाइनीज इंट्रूजन। क्लियरली, एविडेंटली मतलब क्लियर लूप से उसने चाइनीज प्लान्स को फॉइल कर दिया। ऑलराइट, नाउ लेट मी शो यू दिस आर्टिकल। रिव्यू चार धाम प्रोजेक्ट, चार धाम एक प्रोजेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसको बोल रहा है, राइटर क्या बोल रहे हैं कि रिव्यू करो। लेट अस लुक एट दिस। ड्यू प्रोसेसेस हैव बीन वायलेटेड, देखो कैसा प्रोसेसेस, ड्यू प्रोसेसेस हैव बीन वायलेटेड एंड अ फ्रेजाइल हिमालयन इकोलॉजी इज एट सीरियस रिस्क।
फ्रेजाइल हिमालयन इकोलॉजी, ऑल माई स्टूडेंट्स whom I have taught geography, आप याद करो, रिमेंबर कि हिमालयाज अभी कैसा माउंटेन्स है, तो यंग फोल्ड माउंटेन्स है ना। और यंग जो भी चीज़ रहता है वो बहुत अनस्टेबल होता है, जवान लोग भी बहुत अनस्टेबल होते हैं। तो ये जो हिमालयन रीजन है ये भी अनस्टेबल है, कभी भी यहाँ पे लैंडस्लाइड आ सकता है, अभी भी मतलब काफ़ी हलचल वहाँ चल रही है, इसीलिए इसको फ्रेजाइल लिखा गया है। कभी भी थोड़ा सा भी आप कुछ करोगे और वहाँ लैंडस्लाइड हो जाएगा, नहीं तो कुछ हरकत हो जाएगी। तो वो जो हिमालय पूरा इकोलॉजी है वो फ्रेजाइल है, आप थोड़ा सा भी उसमें चेंज करने की कोशिश करेंगे तो डिजास्टर आ सकता है। और ये फ्रेजाइल हिमालयन इकोलॉजी जो है क्या है, ये एक सीरियस रिस्क पे है, समझ रहे हो। अब चलो मैं आपका जो है इसका पहला पैराग्राफ पढ़ के दिखाता हूँ। हालांकि इसमें कोई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, लेकिन डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है तो क्या हुआ, इजी चीज़ भी काफ़ी स्पीड में पढ़ना है हम लोगों को एग्जाम में। तो देखते हैं क्या लिखा है। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज सॉट रेस्पॉन्सेज, इसने रेस्पॉन्सेज मांगा है, जवाब मांगा है, देख लो। From the Ministry of Road Transport and Highways and the Uttarakhand government, किस चीज के बारे में मांगा है, about the alleged violations of the Forest Conservation Act during the construction of the चार धाम परियोजना in उत्तराखंड। किस चीज के बारे में, कि जो alleged violations हो रहे हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में, किस चीज के दौरान, ये जो चार धाम परियोजना का कंस्ट्रक्शन हो रहा है उत्तराखंड में, उसके ऊपर जवाब मांगा है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, बिफोर आई, ये देखो ये क्या लिखा गया है, ड्यू प्रोसेसेस, ठीक है ना। आपका फी कब ड्यू होता है, आपका फी ड्यू है मतलब उतना फी आपको क्या करना है, देना है ना। ड्यू प्रोसेसेस का मतलब ऐसे प्रोसेसेस जो फॉलो किए जाने हैं, ड्यू प्रोसेसेस का मतलब ऐसे प्रोसेसेस जो फॉलो किए जाना है। देखो एक और फ्रेज है, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ का कोर्स मतलब लॉ की पढ़ाई नहीं, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ मतलब यह कोर्स का मतलब रास्ता, मतलब लॉ का ऐसा कोर्स जो लिया जाना है, लॉ का ऐसा रास्ता जिस पर चला जाना है, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। तो जरा आप देखो इसके आगे क्या लिखा है, द 12,000, ये चार धाम परियोजना से आपको जीए में क्वेश्चंस आ सकते हैं डेफिनेटली। द 12,000 करोड़ परियोजना विच वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन दिसंबर 2016 aims to build, इसका क्या एम है, aims to build 889 kilometers all weather road connecting the Hindu pilgrimage sites of Kedarnath, Badrinath, Yamunotri and Gangotri in the Himalayas। हिंदू pilgrimage sites मतलब हिंदू तीर्थ स्थल के ये स्थान। The issue of environmental violations, environment के related जो violations हैं in the project is being heard by the Supreme Court and the case is due to come up on September 18, मतलब केस ड्यू है कब आने के लिए, सितंबर 18 को, मतलब ये केस पे सुनवाई सितंबर 8 को हो सकती। ऑलराइट, नाउ लेट मी शो यू दिस हेडलाइन हियर, लुक एट दिस हेडलाइन, व्हेन प्रोटेस्ट रॉक द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट, रॉक आ गया ना आपको, जब प्रोटेस्ट ने वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट, खेल की दुनिया को हिला कर रख दिया। सो आज वी विल गो अहेड, टुडे वी विल गो अहेड एंड वी विल रीड दिस आर्टिकल, ऑलराइट, एंड आई विल डिस्कस दिस आर्टिकल विद यू। बिफोर डूइंग दैट लेट मी गो अहेड टू द बिजनेस पेज एंड लेट मी रीड सम हेडलाइंस फ्रॉम हियर ऑल्सो। एंड गाइज, डू यू सी अ क्लियर चेंजेस visible in today's newspaper, that if you look at yesterday's newspaper, just after the opinion page, this means just after the editorial page, it was the world page. Today, just after the editorial page, it's the business page, like it used to be earlier. So now let me show you an important headline and let me discuss something with you. Let me, okay, just give me a moment. Vodafone Idea likely to get a lifeline from Amazon Verizon, ठीक है ना। अब देखो इसकी संभावना है कि वोडाफोन इंडिया को एक लाइफलाइन मिलेगा, किससे मिलेगा, अमेजॉन कंपनी से और वेराइजन कंपनी से, ठीक है ना। अब देखो चल क्या रहा था, अभी आपने एक चीज़ देखा होगा, मैं 2-3 दिन से पेपर में आपको दिखा रहा था, AGR ड्यूज़,
अभी मैंने आपको दिखाया था कि सरकार ने 10 साल दिए हैं, 10 साल दिए हैं कंपनीज को। कल दिखा रहा था मैं आपको 10 ईयर्स द सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन टू द टेलीकॉम कंपनीज कि आपका जो AGR ड्यूज़ है, क्या चीज़, AGR ड्यूज़, उसको 10 साल में क्लियर करो। ऑलराइट, इतनी बात समझ में आ गई कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपना जो उनका व्यू है उसको क्लियर कर दिया है। अब जरा देखो यहाँ पे क्या लिखा है। अब यहाँ लिखा है कि वोडाफोन आइडिया लाइकली टू गेट अ लाइफलाइन फ्रॉम अमेजॉन एंड वेरिजोन। मतलब वोडाफोन आइडिया का जो है कुछ शेयर अमेजॉन और वेरिजोन खरीदेगा तो इसमें पैसा इन्वेस्ट करेगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया, उससे एक न्यू लीज ऑफ लाइफ मिलेगा वोडाफोन को। अब नाउ लिखो, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि द स्टेक सेल टॉक्स वर पॉज्ड। ये शेयर सेल की बात किया मैंने कि वोडा अपना शेयर बेचेगा। क्या बेचेगा भाइयों, शेयर बेचेगा। और अमेजॉन अगर इसका शेयर खरीदा तो वोडा को क्या देगा, पैसा, रुपया, डॉलर, ठीक है। द स्टेक सेल टॉक्स वर पॉज्ड। जो शेयर सेल का बातचीत था वो पॉज हो गया था। क्यों, देखते हैं हम। बिकॉज द आउटकम ऑफ द AGR ड्यूज केस वॉज अनसर्टेन। ये जो सुप्रीम कोर्ट जो इस पे नतीजा आने वाला था, जो आउटकम आने वाला था AGR ड्यूज केस पे, वो अनसर्टेन था। तो अगर मुझे किसी कंपनी में पैसा लगाना है तो मैं तो यही सोचूंगा ना कि पहले ये जो AGR ड्यूज का केस है ये क्लियर हो जाए, इसका नतीजा क्लियर हो जाए, फिर देखेंगे कि इस कंपनी में पैसा लगाना है कि नहीं। तो बिल्कुल इसीलिए ये रुका हुआ था। अब क्लियर हो गया है तो अमेजॉन और वेरिजोन को पैसा लगाने से कोई दिक्कत नहीं होगा। और ज़रा देखो द फंड रेजिंग, ये जो वोडा है जो अपना स्टेक, जो अपना शेयर बेच रहा है पैसों के लिए, वो क्या कर रहा है, फंड रेज कर रहा है। फंड रेज के प्रोग्राम को हम लोग फंड रेजिंग कहते हैं। द फंड रेजिंग इज क्रूशियल फॉर द टेलको। ये फंड रेजिंग टेलीकॉम कंपनी, इस टेलीकॉम कंपनी द टेलको वोडा के लिए काफ़ी क्रूशियल है। क्यों भाई, टू पे गवर्नमेंट ड्यूज। अब यहाँ से पैसे आएंगे, ठीक है ना, शेयर बेच के, तो गवर्नमेंट का ड्यूज पे करेगा। एंड इन्वेस्ट इन नेटवर्क अपग्रेडेशन, और अपने नेटवर्क को अपग्रेड करने में क्या करेगा, ये इन्वेस्ट करेगा। ऑलराइट, सो दैट वाज द फर्स्ट हेडलाइन। नाउ लेट मी शो यू सर्विसेज आउटपुट श्रिंक्स इन अगस्त। अब ये देखो आप कि जब भी बिजनेस पेज पे कोई चीज़ कम हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई चीज़ और गिरावट आ रही है, तो कैसे कैसे वर्ड यूज़ करते हैं, प्लंज, श्रिंक, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट। आप देखते हो कभी भी उसको डायरेक्टली नहीं लिखते हैं, ऐसी ही चीज़ आपके एग्जाम में भी लिखी होती है। और सर्विसेज आउटपुट, सर्विसेज इंडस्ट्री मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है। मान लो आप गए कहाँ पे, एक छोटे से सैलून में, और आपने कटवाया बाल। तो बाल कटवाने के बाद उसने आपको कुछ दिया, कोई प्रोडक्ट दिया, लेकिन आप उसको पैसा देते हो ना, तो इसी को हम सर्विस इंडस्ट्री बोलते हैं। ऐसी जितनी भी इंडस्ट्रीज है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी सर्विस इंडस्ट्री में गिनी जाती है। सर्विसेज आउटपुट जो है वो क्या हो गया है, कम हो गया है अगस्त में। ऑलराइट, अब नीचे ज़रा देखो आप कि ये जो आदमी हैं, ये जो जेंटलमैन हैं, इनका नाम क्या है, मोटे से हैं, अमित बर्मन, और ये डाबर इंडिया के चेयरमैन हैं। डाबर इंडिया, तेल लगा लो डाबर का। देयर इज करेंटली गुड मोमेंटम इन हेल्थ केयर। क्या बोल रहे हैं ये कि हेल्थ केयर में अच्छा मोमेंटम है अभी, जबकि बाकी इंडस्ट्रीज में मोमेंटम कम हो गया है, हेल्थ केयर में अभी अच्छा मोमेंटम है। एंड वी विल लेवरेज दिस टेलविंड। जरा दो चीज़ों को देखो, लेवरेज, LEVERAGE, ठीक है। लेवरेज का मतलब किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना, ठीक है ना। लेवरेज योर इंग्लिश मतलब इंग्लिश का फ़ायदा उठाओ। तो ये क्या करेंगे, इस टेल विंड का ये जो मोमेंटम आया है, इसको हम लोग लेवरेज करेंगे। अब ये जो टेल विंड है ये क्या चीज़ होता है, आपने प्लेन को देखा है तो बहुत तरह की हवाएं होती हैं। टेल विंड एक ऐसा चीज़ होता है जो प्लेन का स्पीड बढ़ा देता है। टेल विंड क्या होता है, एक ऐसा चीज़ जो किसी चीज़ का स्पीड बढ़ा दे। तो कहता है कि ये तो वो तो हवा होती है जो प्लेन का स्पीड बढ़ा देती है। अभी ये जो मोमेंटम मिला है कोविड की वजह से हेल्थ केयर को, उसी के बारे में बात कर रहा है कि हम लोग ये जो टेल विंड है, ये जो हमारा स्पीड बढ़ गया है, इसको हम लोग लेवरेज करेंगे। किस चीज़ के लिए, टू बिल्ड द बिजनेस फर्दर थ्रू। किस चीज़, फर्दर थ्रू मतलब किस चीज़ से,
किस चीज़ से होकर ये बिजनेस को बिल्ड करेंगे, किस चीज़ को, यहाँ बाई भी लग सकता था, ठीक है ना। तो किस चीज़ के द्वारा ये बिजनेस को फर्दर इम्प्रूव करेंगे, बढ़ाएंगे? इनोवेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एनहांसमेंट एंड विजिबिलिटी, ठीक है ना। इनोवेट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने प्रोडक्ट को, एनहांस करेंगे, और विजिबिलिटी का मतलब क्या, ये कितना दिखेंगे, समझ गए ना। कितना दिखेंगे मतलब मार्केट में इसके प्रोडक्ट्स कितने रहेंगे, ये विजिबिलिटी है डाबर का। ऑलराइट, सो नाउ आई विल जस्ट गो अहेड। ओके, लुक एट दिस सॉफ्ट बैंक। देखो अन अकेडमी तो आप सबने देखा होगा, देखो आज उससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है। सॉफ्ट बैंक इन्वेस्ट इन अन अकेडमी। अन अकेडमी जो किसी ज़माने में छोटा सा एक यूट्यूब का प्लेटफॉर्म और इस तरीके का एप्लीकेशन से शुरू हुआ था, जो सिर्फ आईएएस, सिर्फ यूपीएससी के प्रिपरेशंस के स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए एक चीज़ शुरू हुई थी। आज ये इतनी बड़ी कंपनी बन गई है कि इसमें कौन इन्वेस्ट कर रहा है, सॉफ्ट बैंक। इन्वेस्ट इन अन अकेडमी, वैल्यूएशन ट्रिपल्स टू $1.5 बिलियन। अभी अन अकेडमी का जो वैल्यूएशन है, मार्केट वैल्यू है, वो 3 गुना हो गया। कितना हो गया, 1.45 बिलियन। सो हर एक बड़ा जर्नी, एवरी बड़ा जर्नी एक सिंगल स्टेप से शुरू होता है। और आप चाहते हो कि 6 महीने में एसएससी में मैं बन जाऊं इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स, क्योंकि घूस मिलेगा हमको, करोड़ों रुपए कमाएंगे। भैया 6 महीने में नहीं होगा यार। टॉपर्स ने पूरी जिंदगी अपनी खपाई है स्कूल में पढ़ते पढ़ते। होंडा जनरल मोटर्स साइन एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टू ज्वाइंटली डिजाइन व्हीकल्स। होंडा कंपनी तो आपने देखा है, ठीक है, होंडा सिटी। जनरल मोटर्स, मर्सिडीज का नाम सुना है, मर्स। जो कंपनी मर्सिडीज बनाती है वही है जनरल मोटर्स। तो होंडा और जनरल मोटर्स ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, किस लिए, साथ मिलकर व्हीकल्स को डिजाइन करने के लिए। ऑलराइट, सो दैट वाज इट, एंड लेट मी गो टू दिस page and let me read this article for you. All right guys, please watch the complete video and please post your comments, please give your feedbacks. अगर कोई चीज़ ख़राब लग रही है उसको भी फीडबैक दीजिए, और कुछ अगर चाहते हैं तो आप उसका भी फीडबैक दीजिए। और अगर आपके मन में कुछ नहीं है तो जस्ट गो अहेड एंड राइट ए yes in the comment box. The first mask had the name ब्रेयोना टेलर। अब इससे पहले कि मैं ये आपको ये आर्टिकल पढ़ूँ, मैं आपको स्पोर्ट्स पेज पे एक छोटा सा चीज़ दिखा देता हूँ जो इसी से रिलेटेड है, ताकि आपको क्लियर रहे कि हम क्या करने वाले हैं। देखो मैं अब भी दिखाता हूँ आपको। लुक एट दिस लेडी, इनका नाम है नाओमी ओसाका, है ना, क्या नाम है, नाओमी ओसाका। और इन्होंने क्या किया है, वेयर्स अ मास्क दैट रीड्स। अब इन्होंने ना 7 मास्क लिए हैं, 7 मास्क। देखो यहाँ पे किसी का, इसके मास्क पे किसी का नाम लिखा हुआ है, तो इन्होंने 7 मास्क लिया है। कितना, 7 मास्क। और हर मास्क पे एक ब्लैक विक्टिम का नाम है जो पुलिस की एट्रॉसिटीज़ में मारा गया है, ठीक है ना। तो ये इनका प्रोटेस्ट करने का तरीका है। ओके, तो इनको देख लिया नाओमी ओसाका के लिए। और हु इज़ दिस मैन, नोवाक जोकोविक, सर्बियन प्लेयर। अब देखो इनका मास्क, अब देखो एक और चीज़ देख लो। विथ मास्क ऑन ओसाका कंटिन्यूज टू प्रोटेस्ट। मास्क ऑन करके, मास्क लगाकर ओसाका क्या कर रही हैं, कंटिन्यू कर रही हैं प्रोटेस्ट को अपने। अब जरा हम उस आर्टिकल पे जाते हैं जो अभी हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। सो हेयर वी हैव दिस आर्टिकल, लेट मी एनलार्ज इट। ओके, द फर्स्ट मास्क हैड द नेम ब्रेयोना टेलर। पहले मास्क पे ओसाका ने किसका नाम लगाया, ब्रेयोना टेलर का। अ ब्लैक मेडिकल टेक्नीशियन शॉट डेड बाय प्लेन क्लोथ्स पुलिस इन हर होम इन लुइसविले ड्यूरिंग अ बॉच्ड ड्रग रेड दिस ईयर। देखो ये फिर से आपका वर्ड आ गया, ड्यूरिंग अ बॉच्ड ड्रग रेड दिस ईयर। बॉच मतलब किसी भी चीज़ को जब आप सही तरीके से नहीं करते हो तो उसको हम बॉच्ड कहते हैं। मैंने आपको किसका एग्जांपल दिया था, कौन सी मूवी का, अगर आपको उस मूवी का नाम याद है, इस वर्ड को बताते समय मैंने दिया था बॉच्ड अप। उस मूवी का नाम याद है तो गो अहेड एंड राइट द मूवीज नेम इन द कमेंट बॉक्स। देखता हूँ कितने लोगों को नाम याद है ये।
तो अभी जो सुशांत का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ मुंबई पुलिस के द्वारा, वो भी एक बॉच्ड अप इन्वेस्टिगेशन है, मतलब बुरे अनप्रोफेशनली ख़राब तरीके से किया गया। तो ये ड्रग रेड करने गए थे, बॉश ड्रग रेड हो गया और उसी में ये मारा गया बेचारा। द सेकेंड वन हैड द नेम एलिया मकलेन। सेकेंड वन का नाम क्या है? एलिया मकलेन, अ ब्लैक मसाज थेरेपिस्ट फ्रॉम ऑरोरा कोलोराडो, who died after being placed in a chokehold by police and being sedated by paramedics। जो कब मर गया? जब पुलिस ने उसको चोक होल्ड, ये एक तरह का पोजीशन है जिसमें आपका बाह वहाँ पकड़ के आपको कुछ नहीं करने देते हैं, पुलिस के द्वारा चोक होल्ड कर लिया गया और पैरामेडिक्स के द्वारा सेडेट किया जा रहा था, मतलब कुछ इंजेक्शन दिया जा रहा था बेहोशी वगैरह का। सेडेटिव्स, आपको याद है सेडेटिव्स? नींद की दवाइयाँ और बेहोशी के दवाइयों को हम लोग सेडेटिव्स भी बोलते हैं। These are the masks of Naomi Osaka। ये सारे क्या है? नाओमी ओसाका के मास्क हैं। She has 7 of them, one for each match she hopes to play at the US Open। मतलब वो उम्मीद करती है कि 7 मैच हम खेलेंगे और हर मैच के लिए एक उसके पास क्या है? ये मास्क है। If she goes all the way and we are rooting for her। देखना, she hopes to play at the US Open। 7 है, 7 हर मैच के लिए एक है जो वह यूएस ओपन में खेलने की उम्मीद कर रही है। अगर वह फाइनल तक पहुंचती है, इफ़ शी गोज़ ऑल द वे, और हम लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं? रूट कर रहे हैं, हम लोग उसके लिए चीयर कर रहे हैं। आप बोलते हैं ना, गो इंडिया गो, कम ऑन इंडिया, तो आप क्या करते हैं? उसके लिए रूट करते हैं, तो आप उसको चीयर करते हैं। देखो, 2 वर्ड है, रूट और हुट। रूट मतलब आप किसी को चीयर कर रहे हैं, उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं, और दूसरा क्या है? हुट। हुट का मतलब कि आप उसको चिढ़ा रहे हैं, रूट एंड हुट, ठीक है ना? तो देखो क्या लिखा है, 1 फॉर ईच मैच शी होप्स टू प्ले एट द यूएस ओपन, डिपिक्टिंग, ये जो मास्क ये लगा रही है, क्या डिपिक्ट कर रहे हैं? 7 ब्लैक लाइव्स लॉस्ट टू पुलिस ब्रुटैलिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ये क्या दर्शा रहे हैं? मैंने आपको डिपिक्ट का मतलब बताया ना, तो ये सातों मास्क क्या दर्शा रहे हैं? 7 ब्लैक लाइव्स लॉस्ट टू पुलिस ब्रुटैलिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। Osaka is not alone. When cricket restarted with the West Indies tour of England, each match began with players and officials kneeling to a Black Lives Matter banner. Kneel, 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 घुटनों के बल झुक जाना, ठीक है ना? घुटनों के बल बैठ जाना। आपने देखा है ये हीरोइन और हीरो शायद इसको कैसे बैठ के करेगा? हाँ, ये देखो, ये घुटनों के बल बैठ गया है, समझ लो। तो इसी को बोलते हैं हम लोग नील डाउन, ठीक है ना? आपने वो देखा भी होगा कैसे घुटनों के बल बैठ जाते हैं। तो जब ये क्रिकेट का मैच शुरू हुआ, री स्टार्टेड विद वेस्ट इंडीज़ टूर ऑफ इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ के इंग्लैंड का वेस्ट इंडीज़ टूर से जो शुरू हुआ, उसमें प्लेयर्स और ऑफिशियल्स ने क्या किया? मैच को कैसे शुरू किया? ब्लैक लाइव्स मैटर का एक बैनर था जिसके सामने सब घुटने टेक कर बैठे, ठीक है ना? इन F1 फार्मूला 1 रेसेस में क्या हुआ? ड्राइवर्स आर वेयरिंग BLM मास्क। ड्राइवर जो हैं ब्लैक लाइव्स मैटर का मास्क पहन रहे हैं। BLM masks and banners were everywhere during the Champions League matches in Lisbon in August। ओके, तो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है स्पोर्ट्स वर्ल्ड में, इसी चीज़ के ऊपर ये आर्टिकल है। और ये प्रोटेस्ट सारे स्पोर्ट्स वर्ल्ड में किस लिए चल रहे हैं? ब्लैक लाइव्स मैटर। देयर हैव बीन हिस्टोरिक मोमेंट्स ऑफ प्रोटेस्ट इन स्पोर्ट बिफोर। स्पोर्ट में इससे पहले भी ऐतिहासिक मोमेंट्स हुए हैं प्रोटेस्ट के, बट दे हैव ऑलवेज बीन मेट विद क्रशिंग अपोजिशन। लेकिन हर बार उनको किस चीज़ का सामना करना पड़ा है? क्रशिंग अपोजिशन का, दबा देने वाला विरोध का। मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट हैव रूल्स अगेंस्ट प्रोटेस्ट। अधिकतर ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट जो है उनको क्या है? उनका रूल्स है प्रोटेस्ट के खिलाफ। साइटिंग अ हिपोक्रिटिकल अडाजे। अब देखो, ये जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट है जिनका प्रोटेस्ट के खिलाफ रूल्स है, वो क्या कह के ये रूल बनाए हैं? क्या चीज़ को साइट करके, क्या चीज़ को दिखाकर, क्या चीज़ को कहकर, किस चीज़ का रीज़न देकर अपना रूल बनाए हैं ये? ए हिपोक्रिटिकल अडाजे। अडाजे का मतलब एक कहावत,
लिख लीजिए, अडाजे का मतलब एक कहावत। दिस इज एन एज ओल्ड अडाजे, इसका मतलब यह एक सदियों पुराना कहावत है। तो यहां कैसा कहावत है? हिपोक्रिटिकल। हिपोक्रिटिकल मतलब कैसा मैं समझाऊं आप इसको? अगर मैं कहता हूं कि लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई, मैं अगर सबके सामने ये कहता हूं कि देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंस बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय, और मैं अपने घर में ही अपनी बेटी और बेटे के खिलाफ बेटे में भेदभाव करता हूं, तो आई एम ए हिपोक्राइट। ठीक है ना? इसको बोलते हैं हिपोक्राइट। तो इसी तरह का एक कहावत को, हिपोक्रिटिकल कहावत को हवाला देते हुए बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स ने क्या बैन कर रखा है? प्रोटेस्ट। और ये अडाजे क्या है, कहावत क्या है? दैट स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स शुड नॉट मिक्स। दैट स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स शुड नॉट मिक्स, स्पोर्ट और राजनीति को मिक्स नहीं करना चाहिए। इसी का हवाला देकर प्रोटेस्ट को बंद कर दिया गया है बहुत सारे स्पोर्ट्स में। बट the presence of national flags and anthems during sporting events makes sport political. लेकिन राइटर क्या कहता है कि ये जो नेशनल फ्लैग्स लेके हम लोग घूमते हैं और एंथम्स जो गाए जाते हैं, इससे भी तो स्पोर्ट पॉलिटिकल हो जाता है। द इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमिटी पुट अ रूल इन प्लेस। पुट इन प्लेस मतलब किसी चीज़ को उसके जगह पर रखना, कोई चीज़ ले आना। तो एक रूल को ले आए फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स, बैनिंग एनी फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल, रिलीजियस और एथनिक डेमोन्स्ट्रेशंस। जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी था, इसने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्या किया? एक रूल को ले आए जिसमें किसी भी तरह का पॉलिटिकल, रिलीजियस और एथनिक, एथनिक मतलब रेस से जुड़ा हुआ, ठीक है ना, डेमोन्स्ट्रेशंस को बैन किया गया। विद द वेव ऑफ प्रोटेस्ट कल्चर, ये जो प्रोटेस्ट कल्चर का लहर आ गया है, विद द वेव ऑफ प्रोटेस्ट कल्चर रनिंग थ्रू स्पोर्ट, नाउ इट इज टाइम टू ले दिस ओल्ड नोशंस टू रेस्ट। देखो नोशन फिर से आ गया आपका। पहले आप ये देखो, वेव ऑफ प्रोटेस्ट, वेव ऑफ कल्चर प्रोटेस्ट रनिंग थ्रू स्पोर्ट, रनिंग थ्रू स्पोर्ट, ठीक है ना? जब कोई भी चीज़, कोई भी आइडिया एक लहर की तरह किसी चीज़ से होकर गुजरने लगे, समझ गया ना, तो उसको थ्रू वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है ना? क्योंकि स्पोर्ट की दुनिया को एकदम चीरते हुए प्रोटेस्ट कल्चर का वेव बढ़ते जा रहा है। इट इज़ टू ले दिस ओल्ड नेशंस टू रे। जब ये सारे वेव ऑफ प्रोटेस्ट इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ये जो पुराने नोशंस हैं, अब इनको भुला देने का, इनको हटा देने का टाइम आ गया है। इनको ले टू रेस्ट कर देना चाहिए, मतलब अब इनकी समाधि बना देनी चाहिए। ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल इन दिस discussion. It is a long discussion, so thank you very much guys, thank you very much for watching.